व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग भी बहुत ज़्यादा अहम होगा। शायद एक आध मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो मेरी आपसे गुजारिश होगी आप इसे पूरा देखें ताकि आपको सारे मामलात को समझने में ज़रा आसानी हो, क्योंकि हालात और मामलात बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में आपको मैंने बताया था कुछ इसराइल के हवाले से और जो सऊदी अरब के हवाले से कि दो बड़ों की जो मुलाकातें हुई थी। मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस हवाले से 1 माह पहले बता चुके थे और जगह का चूँकि हमें पता नहीं था, लेकिन वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़बर भी दुरुस्त साबित हुई और जो सारे मामला थे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए। अच्छा, उसके बाद से अब आप देखा होगा कि उससे 1-2 दिन पहले या उसके बाद से अब तक एक इसराइल को तस्लीम करने ना करने के हवाले से एक बड़ी बहस जो है चल गई है पूरे मीडिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। और लगता ऐसा है कि जिस तरह तज़्ज़ियनगार जो पेश कर रहे हैं वो मालूम होता है कि शायद पाकिस्तान में सिर्फ यही एक मसला रह गया है कि इसराइल के हवाले से अजीब अजीब बातें की जा रही। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल्स भी की हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जनाब ये इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है, फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है। और वो किसी ने मुझे वो PA 9834 के तैयारे का बता दिया कि वो वहाँ जॉर्डन में खड़ा रहा और ये क्योंकि फ़ौज के इस्तेमाल में होता है और कोई बड़ा फ़ौजी जनरल था वो जाकर किसी से मिल कर आ गया। यकीन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जितने लोग ये कर रहे हैं मैं आपको यकीन दहानी से कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बहुत सारे लोग मेरी नई वीडियो देखते हैं तो उनकी मालूमात के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रोफेशनल तज़्ज़ियनगार नहीं हूँ। मैं बहुत सारे मामलात में पसे पर्दा ख़ुद मसरूफ़ रहता हूँ, इसलिए मेरी जो बताई हुई बातें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी हद तक आपको इंशाल्लाह जल्द ही उसकी आपको तस्दीक मिल जाएगी। ये मैं नए जो देखने वाले थे उनको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये हमें पता नहीं था, आपने कैसे ये कह दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इस चीज़ से आप बिल्कुल वो ना करें। ये झूठे प्रोपेगंडे हैं। कोई पाकिस्तान आर्मी का आदमी, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो PA 9834 की जो PA 9834 के तैयारी की बात की जा रही है कि जॉर्डन में खड़ा रहा, ऐसे बड़े तैयार जाते हैं और खड़े रहते हैं बड़े फ़ौज। देखिए फ़ौज का आदमी कोई होगा ना, अगर आपको पता है कि हमने बहुत सारे मामलात देखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अल ऐलान या सिफारती मामलात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बताना चाहते। बात जहाँ तक इसराइल की ये नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि इसराइल के पास असलहा भी है, इसराइल के पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड IT के जो है चीज़ें हैं उनके पास, जो सारी दुनिया में वो फ़रोख्त कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारा तो उनसे रब्ता तो नहीं है, ना हमारा उनसे हमने उन्हें तस्लीम किया हुआ है और ना फ़िलहाल तस्लीम करने का कोई हमारा इरादा है। तो अगर हमने कोई चीज़ लेनी है तो हम ब्लैक मार्केट से तो हम ले सकते हैं ना, इस पे आप क्यों कोई शोर मचाता है? और आपको क्या पता नहीं है क्या पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, आपको याद नहीं है? शायद हो सकता है जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने अपना जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबकी दुआओं से अल्लाह के फजल करम से आप इस काबिल हैं, वो पाकिस्तान ने तमाम चीज़ें ब्लैक मार्केट से ही हासिल की थी। तो आप छोड़ दें इन चीज़ों को। ये इस किस्म के जो लोग करते हैं ना प्रोपेगंडे, इन प्रोपेगंडों पर प्लीज़ आप ना जाएँ। ये ख़ास तौर पे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे तज़्ज़ियनगार जो हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सीनियर तज़्ज़ियनगार, उनकी कुछ अपनी सोच होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना मखसूस नुक्ता नज़र है, वो उस नुक्ता नज़र को रख के और वो प्रोपेगंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। कोई अरबों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, UAE को इतना तनकीद का निशाना। देखिए आप मुझे बताइए कि UAE ने अगर तस्लीम किया है, बहरीन ने किया है, सूडान ने किया है, तो ठीक है वो करें भाई। देखें ना, वो एक आज़ाद ममलिकत हैं। अगर वो समझते हैं कि उनके इसराइल के साथ अगर मामलात होना चाहिए तो आप उनको कम से कम इतनी इजाज़त तो दें कि वो तस्लीम करें। आप क्यों उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्यों पाकिस्तान के लोगों के अंदर उनकी नफ़रतें फैलाते हैं बार बार ये कह के कि मुसलमान भाइयों ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा? भाई कोई छुरा नहीं घोंपा उन्होंने। किसने कह दिया आपको कि छुरा घोंपा है? मुसलसल ये मैं आपको ये बड़ी हकीकत बात बता रहा हूँ कि मुझे इस हवाले से सारे अरब दुनिया के जो कुछ डिप्लोमेट्स वगैरह हैं, जो लोग हैं, उन्होंने रिजर्वेशंस दी हैं। क्योंकि ये लोग आजकल, मैंने इस बताया ना कि यूट्यूब का आजकल दौर चल रहा है, सोशल मीडिया में वो फौरी तौर पर वो झंडा लगा देते हैं अरब का, UAE का और शेखों की और उनके सदूर की तस्वीरें और लगा के और वो चला देते हैं। तो ज़ाहिर है वो होती तो उर्दू में, लेकिन चूंकि जब वो देखते हैं कि भाई उनके की तस्वीर लगी, उनका झंडा लगा है, तो वो ट्रांसलेट कराते हैं। और ट्रांसलेट कराने के बाद जब वो देखते हैं कि हमारे खिलाफ इस कदर पाकिस्तान की कौम में नफरत फैलाई जा रही है, तो फिर वो बातें गलत निकलती हैं। ये मैं आपसे कोई तज्जिया नहीं दे रहा, ये मेरी लोगों से बात हुई है। आज भी बहुत सारे लोगों से मेरी इस हवाले से बात हुई है। बहरीन में भी हुई बात, मेरी कुवैत के अंदर भी बात हुई, दुबई में लोगों से बात हुई। वो सब इसके ऊपर
बड़ा उनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सा उन्होंने वो किया है पाकिस्तान के खिलाफ, कौन सा? अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पाबंदियाँ लगी हैं थोड़ी सी वीज़ों की, वो इसलिए लगाई गई हैं कि आपको पता है उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम हुए, तो वो अपना कोई डाटा जो है अपग्रेड करना चाहते हैं। उस डाटा को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने आर्जी पाबंदी लगाई है, और वो पाबंदी भी इसीलिए लगी कि इस कदर जो आपके जो तजिया निगार हैं यहाँ पे, जो यूट्यूब के चैनलों को, यूट्यूब के अलावा छोड़ के जो टीवी के अंदर भी आते हैं, उन लोगों ने ऐसा इसको पेंट किया है पिक्चर को कि वो तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है। और वो जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने कह दिया कि जनाब, वो कुछ लोगों ने, तजिया निगार ने कह दिया कि वहाँ पे ये बात हुई कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा MBS को। ऐसी कोई बात नहीं, कोई कत्ल वतल की बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। तुर्की के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मैंने आपको जो बात बताई थी कि उस मुलाकात के अंदर सिर्फ ये बात हुई थी कि सऊदी अरब के जो दिफा के मामला हैं, टेक्निकल इश्यूज़ के मामला थे, और कुछ दिफाई हवाले से बातचीत हुई कि सऊदी अरब के ऊपर अगर कोई हमला होता है कहीं से, तो उसके लिए इसराइल कहाँ तक दिफा करेगा। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं, बहुत सारे अहम हथियार हैं, जो कि जो चीज़ें हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड कुछ सिस्टम है IT का, मैं अब नाम नहीं लूँगा उसका, जो इस सऊदी अरब को चाहिए, जो उनको कहीं से नहीं मिल पा रहे। तो उस हवाले से उनकी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता ये बात उन्होंने ज़रूर की है कि भाई जो सऊदी अरब के अंदर जो फ़लस्तीन के जो मामला है, फ़लस्तीन के मामले पर उन्होंने ये कहा है कि भाई कम अज़ कम वहाँ पर भी इनको थोड़ी सी अप्रोच दी जाए। ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है कि सऊदी अरब ने कहा कि हमें ईरान से ख़तरा, उसे तुर्की से ख़तरा है, और तुर्की के किरदार को, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तुर्की के आपको पता है कि तुर्की से ख़ुद उनकी बात हुई है सऊदी अरब के फरमा रवा की, और उन्हें काफ़ी 20-22 मिनट, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा बात की है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब झूठ है। पाकिस्तान के अंदर एक क्योस फैला रहे हैं, और ये क्योस फैलाने में पाकिस्तान का मीडिया, पेड मीडिया पाकिस्तान का, और कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अभी आप मुझे बताइए, कहते हैं कि नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान, भाई कहाँ से नुकसान हो रहा है? कौन सा उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान दिया? अभी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के पंजाब के तकरीबन 5 या 6 यूनिट्स को, रेंजर्स की यूनिट्स को उन्होंने बुक किया है। वो आपको पता है कि वो हमेशा हर साल आते हैं यहाँ पे शिकार के लिए, तो वो शिकार के लिए आ रहे हैं। उनके जो शयूख हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और उनका क्या कहते हैं, उनके दोस्त आ रहे हैं सारे, और सारे के सारे वो लोग अपने जो फरमा रवा हैं वो अपने यूरोप से दोस्तों को बुला रहे हैं, बहरीन से, अरब से, कुवैत से, वो सारे लोग आ रहे हैं। तकरीबन 5 महीने का, 6 महीने का उनका स्टे है। वो अपने साथ, आपको पता है कि किस कदर बड़े बड़े लवाजमात और लेके आ रहे हैं, कितनी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है उनकी। तो इस किस्म की बात आप लेकर क्यों इस किस्म की बातें कर रहे हैं? राशिद उल मखतूम के करीबी लोग और उनके लोगों के अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है कि जी हमारे खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं। तो प्लीज़ खुदा के वास्ते, ये जो आपके जो मौसमी यूट्यूबर्स हैं, चैनल वाले या पाकिस्तानी मीडिया के, इनकी बातों में ना आए कोई। हाँ ठीक है, पाकिस्तान पर दबाव है, पाकिस्तान पर दबाव है, दबाव होगा, क्योंकि ठीक है इसराइल की एक बात है, इसराइल इस वक्त कोशिश कर रहा है, इसराइल के मामलात हैं, लेकिन इस दबाव का मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं, हम अपने इस्लामी मुल्कों, जो हमारे दोस्त बरदर इस्लामी मुल्क हैं, हम उनके ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दें या नफरतें फैलाएं। ये गलत है। मेरी इसराइल के कुछ अहम लोगों से बात हुई है इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, जो आजकल इन्होंने इतना ये फैलाया हुआ है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा, उन्होंने कहा देखें जनाब, आप हमें तस्लीम करें ना करें, हमें इससे कोई मकसद नहीं है, आप ना तस्लीम करें, लेकिन आप नफरतें तो ना फैलाएं। अब मुझे ये बताइए कि वो मुझे यहूद और निसारा के हवाले से, मैं आपसे बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग इस बात को आज समझ लें। इस पर थोड़ा सा मैंने टाइम दिया ताकि मेरे जो देखने वाले, सुनने वाले समझ लें। यहूद और निसारा की आप बात करते हैं, हम कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि नहीं, इसराइल को उसूली तौर पर हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं आप ना करें। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब कहा गया है कि मैं यहूद और निसारा पे भरोसा ना करो, तो यहूद और निसारा, हम निसारा को तो अपने साथ गले से लगा के बैठे। इस वक्त मुझे बताइए कि यहूद जो है दुनिया में, उनकी बेस कौन है? यहूदियों की इस वक्त सबसे बड़ी बेस बरतानिया है। किसने लाके यहूदियों को यरूशलेम के अंदर आबाद कराया था? आपको नहीं पता? ये अब मैं छोटी सी वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकता। बरतानिया का हाथ था। आज अमेरिका की किसके अंडर कंट्रोल है? यहूदियों के हाथ है। तो सारी की सारी बेस तो वही है। तो आपने यहूदियों के साथ तो आपने नफरत का इजहार कर रहे हैं, और नसारा के साथ आप दोस्ती कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं खुद कहता हूं, मैं हक में नहीं हूं। मेरी इस बात को कोई ये ना समझे कि मैं कहता हूं कि इसराइल से बिल्कुल हमारे राब्ते नहीं होने चाहिए। इसराइल एक अनलेजिटिमेट, मैं तो कहता हूं कि बलो, मेरा तो यहां तक अनलेजिटिमेट मैं कह देता हूं, हालांकि नहीं कहना चाहिए, गलत लफ्ज़ है, लेकिन मैं उसे अनलेजिटिमेट स्टेट कहता हूं।
मैं कहता हूं कि नहीं तस्लीम किया जाना चाहिए, लेकिन नफरत नहीं होनी चाहिए। आप ना करें, आपकी मर्जी है, आप नफरत का प्रचार ना करें। आप एक आज़ाद है, उनकी मंडी है, आप उनसे असलहा भी खरीद सकते हैं, आप उनसे तिजारत कर सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर यहूदियों से आप तिजारत किया करते थे। लेकिन ये नफरतें फैला के जो आप पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो सारी ये छोटी छोटी बातें जाके आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो लिहाजा प्लीज़ आप लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है कि ख़ासतौर पर जब इस किस्म के आप ये यूट्यूब वगैरह पर या ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर इस किस्म के लोगों के जो तजिया निगार हैं, इनकी जब बातें सुना करें नफरत से मुताल्लिक, तो ज़रा प्लीज़ उस पर आप कमेंट ना दिया करें। छोड़ते हैं, ठीक है, जो आदमी कह रहा है, हज़ारों बातें मैं भी अगर बात करता हूँ, हो सकता है आप कोई बहुत सारी बात मेरी अगर नहीं समझते हो जो छोड़ देते होंगे। तो लिहाजा प्लीज़ कोई ऐसी बात ना करें जिससे नफरतें फैलें। अच्छा, अब ये तो एक छोटा सा मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बना दिया। अब ये जो आपको पता है जो सारे मामला चले हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो मुलाकातें हुई हैं और इसराइल के जो मामला चले हैं, उसमें देखिए सारी चीज़ें जो है ना, ये एक अमेरिका का एक स्पेशल सिनेरियो था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिनेरियो के अंदर जो आए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उनका प्लान ये था कि भाई हमने इसराइल को आगे लेके जाना है। जो उनका एनेक्सेशन प्लान है उसकी तमाम वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, आप लोग मेरी पिछली वीडियो में सब आपने देखा है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। तो ये उस पर असल में ट्रंप का प्लान ये था कि सारी दुनिया से उन्होंने फ़ौजों को बुलाना था। वो चाहते थे कि मैं माशी तौर पर पाबंदियाँ लगाकर और सिफारती दबाव डालकर मैं यरूशलेम के हवाले से अपना एक काम करूँ। उस पर यरूशलेम के हवाले से वो कामयाब हो गए, उन्होंने सिफारतखाना भी बना दिया, वहाँ का दारुल खिलाफा भी बना दिया, और इसी तरह उन्होंने सिफारती ज़रिए से और माशी तौर पर उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको तस्लीम कर लें। बाइडेन जो है वो इसके बरअक्स है। बाइडेन ये चाहता है कि हम, ये मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाइडेन भी करेगा इसराइली की बात, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि जो बाइडेन जो है वो फौजी कार्रवाइयाँ ज़्यादा करेगा, क्योंकि इनके साथ मैंने पहले बताया आपको वो सारी ओबामा की टीम है। वो ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो प्रेशर के ज़रिए करें, फ़ौज के ज़रिए करें, ताकत के ज़रिए करें। बाइडेन की जो टीम है, जो ओबामा की टीम है, वो सारी की सारी टीम जो है वो सारी दुनिया के अंदर अपनी फ़ौजें रखने और फ़ौजों के ज़रिए अपना काम और अपने कंट्रैक्टर्स के ज़रिए, प्राइवेट कंट्रैक्टर्स के ज़रिए वो काम करना चाहते हैं। प्राइवेट कंट्रैक्टर आपको पता है, ब्लैक वाटर है, डैनकोर है, जो ये सारे करते हैं इनके। तो उस हवाले से इनका एक प्लान ये है, वो इस तरह दुनिया को इस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि ट्रंप जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ था। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप कोई मुसलमानों का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था या जो बाइडेन जो है मुसलमानों का दोस्त होगा। दोनों की पॉलिसियाँ एक ही हैं, लेकिन इसी के काम करने का तरीक़ाकार जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई अगर हमारे लिए कौन सा, दोनों तो काम तो उन्होंने करना है, हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क के लिए कौन सा बेहतर है। तो इस हवाले से ट्रंप हमारे लिए बेहतर था कि वो फ़ौजें बुला रहा था। अगर अफगानिस्तान से वो फ़ौजें बुला लेता तो हमारे लिए, जैसे कि उसने ऐलान कर दिया, हमारे लिए बेहतर होता, क्योंकि अफगानिस्तान में थोड़ा सा अमन कायम होता। तो ये बात है। तो इसलिए दूसरा एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो इस वक्त जो बाइडेन की जो टीम है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि शायद वो पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान पे दबाव कोई ऐसा खास दबाव नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान पे अगर दबाव होगा तो यही होगा कि अगर अफगानिस्तान के अंदर बाइडेन ने अगर ये डैनकोर को या ब्लैक वाटर को, मैंने कुछ सुना भी है कि वो ले आए हैं, अगर वो इस तरह ले आते हैं तो फिर वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। दूसरी सबसे बड़ी एक बात ये है कि वो बाइडेन जो है वो ईरान को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ को होता है कि सऊदी अरब ईरान का भी मसला है, तो सऊदी अरब है, ईरान है, इनके जो मफादात की जंग है, कुछ लोग बदकिस्मती से वो भी पाकिस्तान में लड़ते हैं। तो वो भी थोड़ा सा, मतलब हम ये कहते हैं, समझते हैं कि शायद वो पलड़ा फिर थोड़ा सा भारी होगा, तो इधर से हमें थोड़ा सा दबाव होगा। लेकिन ऐसा सच कोई ऐसी ख़तरनाक बात पाकिस्तान के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा था ना, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन ऐसी है कि अरब को भी हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह, और अजम को भी हमारी ज़रूरत होगी, ईरान को भी हमारी ज़रूरत है, और जद्दा को भी हमारी ज़रूरत है। फ़र्क सिर्फ यह है कि हम अपने आप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हमारे लोगों से गलती हो जाती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जाके कुछ बातें इस तरह कर लेते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने कुछ बातें की हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं फौज को, जी हम आपको ये दे देंगे, खामोशी से यूँ कर देंगे, हम आपको इसका नाम नहीं ले रहा, बस समझने वाले समझ जाएंगे कि हम आपको ये चीज़ दे देंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे, आपका दिफा मजबूत हो जाएगा। ये इस किस्म की बातें करके अपने दोस्तों को तवक्कुआत से ज़्यादा उनको उम्मीदें नहीं दिलानी चाहिए। क्योंकि उनको भी पता रहे, सऊदी अरब को भी पता रहे कि भाई आप पाकिस्तान के दोस्त हैं, आपके पड़ोस में ईरान है, और ईरान को भी पता लगे कि आप हमारे दोस्त हैं, और उनके पड़ोस के अंदर सऊदी अरब है, अफगानिस्तान को एक म्याना रवि जिसे कहते हैं ना, वो हमारी म्याना रवि नहीं रही। आज कुछ लोग कह रहे थे, मैंने तजिया निगार को देखा कि बहुत सारे कि जनाब वो OIC कह रहे थे कि OIC ने कुछ नहीं किया। भाई देखिए, OIC का ये देखिए, जो ये बड़े बड़े जो फोरम होते हैं ना, जो सफारतकार हैं वो समझते हैं, ये फोरम जो है ये को परचून की दुकान नहीं होती कि आपने लाया और कह दिया कि जनाब ये 10 किलो की एक बोरी है, इसको भी आपने बेचना है, और ये 5 किलो का आटा है, इसको आपने बेचना है। ये बड़े बड़े जो फोरम होता है, इस पर काम किया जाता है।
किसी ना किसी चीज़ के लिए जब किसी इशू को उठाना होता है तो उसके ऊपर डोजियर होते हैं, कुछ बातचीत की जाती है, कुछ उस पर ब्रीफिंग दी जाती है। नवाज शरीफ के दौर के अंदर ओआईसी को खास तौर पर कह दिया था कि आपने कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ओआईसी को बिला वजह इल्ज़ाम न दें, क्योंकि मैं राब्ते में रहता हूँ। खास तौर पर ये ऑर्डर था। मुझे बताया ना कि नवाज शरीफ के दौर में कब कश्मीर के ऊपर बात हुई। नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में कश्मीर पर बात की, नवाज शरीफ ने आज तक कुलभूषण का नाम नहीं लिया। तो इसलिए आप सिर्फ सऊदी अरब को या ओआईसी को इल्जाम थे। ओआईसी के अंदर इस मामले को बिल्कुल सर्द खाने में रख दिया गया था और नवाज शरीफ ने ओआईसी से ये कहा था कि ये पाकिस्तान का हमारा इंटरनल इशू है, हम आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे मतलब उठाना है इसको। तो वो मामला जो है ओआईसी के अंदर बिल्कुल सर्द खाने में चला गया था। तो इसीलिए अभी अच्छा, फिर आपको पता है कि नवाज शरीफ के कुछ ताल्लुकात भी सऊदियों के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। तो अब चूंकि ये ईरान की हुकूमत आई थी तो उन्होंने कोशिश की, और यही वजह है कि जो शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया था वो पस मंजर में यही बात थी कि भाई आपने मतलब उसको बिल्कुल डेड कर दिया है। अगर आप नहीं कर सकते तो मतलब हम कुछ अपने तौर पर मुस्लिम ममालिक, मतलब थोड़ा सा आगे वो जज्बातियों की बात कर गए थे। लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें आप सऊदी अरब को या ओआईसी ममालिक को आप जिम्मेदार न करार दें। इसमें आपकी अपनी हर मुल्क के सफारती मामलात के अंदर अगर उसकी खारजा पॉलिसी में, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, क्या कहते हैं अपना, ये है जो आपका इसराइल का इशू है या जो कुछ भी इशू है, आपके जितने भी इशू होते हैं, किसी भी मुल्क के इशू होते हैं, वो उसकी वजारत खारजा के ऊपर होते हैं। अगर आपकी वजारत खारजा 4 साल तक या 5 साल तक या गुज़श्ता 8-10 साल तक एक चीज़ को डेड रखेगी और उसके बाद अगर फ़ौरन कोई नई हुकूमत आ जाए तो उससे आप ये तवक्को ना करें कि वो फ़ौरन आए और आपके उसी वक्त आपको रिजल्ट दे दे। इस तरह नहीं होता। एक तो ये आपको मैंने थोड़ी सी चीज़ बता दी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा कि ये पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला इस वक्त चल रहा है, फजल रहमान साहब ने कह दिया है, और आपको मैंने बताया था कि इन्होंने भी कह दिया है, अपने नवाज शरीफ साहब की हाल में बात हुई है, उन्होंने कहा कि जनाब हमने जलसों को नहीं रोकना, ख़ासतौर पर मुल्तान के जलसों के लिए हवाले से उन्होंने कह दिया है कि हम उनको भी नहीं रोकना चाहते। तो ये सारे मामला जो है ना ये तयशुदा हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इनका इरादा है पॉलिटिकल क्योस फैलाने का, और अब सबको मालूम है कि ये फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल, सारे अब तो खबरें जो मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त कुछ लोग जो ना खबरों को ज़्यादा उछालते भी हैं, तो ये भी सारे पाकिस्तान से बाहर ये खबरें भी चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोरोना फैलाया जा रहा है, और कोरोना के हवाले से मतलब जो इंटरनेशनल SOPs वगैरह उस पर पाबंदी नहीं हो रही। तो ये भी हमारे मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है। दूसरा क्योंकि नवाज शरीफ साहब की और ख़ासतौर फजल रहमान साहब की ये प्लान है कि अनारकी को फैलाया जाए। तो इस अनारकी को फैलाने की वजह से उनकी पूरी कोशिश है कि ये मुल्तान का जलसा होगा, ठीक है। और इसी जलसे की करने की वजह से अब एक और नई चीज़ भी सामने आ गई है, वो है कि आसफा भुट्टो को लॉन्च कर रहे हैं। आसफा भुट्टो को देखिए लॉन्च करने की वजह यह है कि जरदारी साहब ने ये महसूस कर लिया है कि बिलावल भुट्टो जो है पीपल्स पार्टी को उस तरह नहीं चला पा रहे। आपने पीपल्स पार्टी की आपने देखी होगी, वहाँ पे कैंपेन बिलावल साहब ने किस तरह की, उसकी 2-4 वजूहत हैं। एक तो वजह यह है कि वो उर्दू भी उनकी कुछ दुरुस्त नहीं है, उर्दू लिख नहीं सकते, और वो बगैर मतलब लिखे हुए मतलब तकरीर वो करते हैं, और कुछ तलफ़ुज़ का भी मसला है, और बहुत सारे चंद एक मामलात हैं जिसकी वजह से महसूस किया गया है कि बिलावल शायद हो सकता है उस तरह पीपल्स पार्टी को लीड ना कर सके। तो आसफा भुट्टो को लॉन्च किया गया है। लेकिन आसफा भुट्टो की ख्वाहिश वो सिर्फ इसलिए डरती थी कि अगर मैं आऊँगी तो ऐसा ना हो कि बिलावल के दरमियान और मेरे दरमियान कहीं सियासत पे इतनी मुखालफत हो जाए कि जो मुखालफत बेनज़ीर की और मुर्तज़ा भुट्टो के दरमियान हुई थी, वो भी दोनों भाई बहन थे। तो इस वजह से वो खौफज़दा थी। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे इस खत्ते के अंदर जो पाकिस्तान है, ईरान है, या सऊदी अरब है, या दूसरे हिंदुस्तान है, वहाँ पे ये मामलात हैं कि जब सियासत के अंदर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि कुछ इंटरनेशनल वो भी आ जाती है, उसके अंदर हिकमत अमली आ जाती है, कोई बैनुल अक़वामी ताकतें आ जाती हैं, ख़ानदानी दुश्मनी आ जाती हैं। तो ये मामलात की वजह से वो थोड़ी सी खौफज़दा थी। लेकिन मुझे भी ये पता लगा है कि जरदारी साहब ने बहरहाल उनको समझा बुझा कर लॉन्च किया है, और हो सकता है कि वो दोबारा मुल्तान के जलसे के अंदर तकरीर करें, और उसके बाद हो सकता है शायद बाकायदा सियासत में उनकी एंट्री हो। अच्छा, एक बात और भी जाते आते आपको बता दूं कि अभी मैंने ट्वीट भी किया था थोड़ी देर पहले कि ईरान की जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरी को कत्ल कर दिया गया। देखिए, मोहसिन फ़खरी को कत्ल करना बुनियादी तौर पर ये वही बात है जो मैंने आज से 3 दिन पहले आपको इशारा दिया था कि ये जो बड़ों की मुलाकातें हुई हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस मुलाकात का ये असर है। नहीं, ऐसा नहीं है।
इस तरह नहीं होता कि मतलब अगर कोई बड़ी किसी जगह किसी बड़ी एजेंसी ने किसी शख्सियत का असैसिनेशन करना हो तो वो इस तरह नहीं होता कि फौरी तौर पर वो कहीं मुलाकात हुई और उन्होंने कर दिया। इसके लिए बुनियादी तौर पर बड़े अरसे बहुत पहले से मतलब उसकी बाकायदा रखी वगैरह की जाती है, लेकिन भी देखा जाता है कि अगर हमने कोई अगर काम करना है तो हम मतलूबा अहदाफ कैसे हासिल करते हैं। तो ये है कि इस मुलाकात के बाद फौरी तौर पर ये उन्होंने कर दिया। तो कुछ लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त सऊदी अरब और इसराइल करीब हो गए हैं तो लिहाजा इन दोनों ने मिलकर ये काम किया है। इससे सऊदी अरब से या कोई ताल्लुक़ नहीं, ये बराह रास्त मामला जो है इसराइल और ईरान के दरमियान है। और ये जिन्होंने ये जो कत्ल किया है ज़ाहिर है नामालूम होंगे, हमारे नज़दीक तो हम नामालूम ही कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो मैंने आपको कही थी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कि ईरान के ख़िलाफ़ जो ताकतें इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करना चाहती हैं, ये उस ऑपरेशन को शुरू करने का एक जवाज़ बनाया गया है। तो ये जो मोहसिन फ़खरी साहब की जो असैसिनेशन हुई है इसके अंदर वही क़ुव्वतें शामिल हैं। और ये भी बता दूं कि आपके मोहसिन फ़खरी जो है यूएन की जो फ़हरिस्त है मतलब मतलूब और या नापसंदीदा अफराद की जो थी उसमें भी उनका नाम शामिल था। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।